नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज मोरबी का मुजरिम कौन है, जहरीली हवा से दिल्ली कैसे बजेगी, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंसी ISI घुटनों पर कैसे आई और पुतिन का बाल्टिक प्लान क्या है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्राइमिया में उस पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया है। इस महीने की शुरुआत से ही क्राइमिया यूक्रेन की जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पुतिन का बनवाया हुआ कर्च ब्रिज उड़ाने के बाद से ही रूस बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था कि उसके अंदर सुलग रही बदले की आग में यूक्रेन ने घी डालने का काम कर दिया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने क्राइमिया के पास काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाजों पर हमला किया है। यानी ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की कीव पर गिरने वाले एक एक बम का हिसाब पुतिन से क्राइमिया से हिसाब बराबर कर रहे हैं। और क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। जंग छिड़ने से पहले ही पुतिन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का ही है। और रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उसी क्राइमिया में उसके जंगी जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को झूठा बताया। लेकिन समंदर में अंडर वाटर ड्रोन से हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है ये यूक्रेन का ही ड्रोन है जिस पर लगे कैमरे में अटैक रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में अंडर वाटर ड्रोन पानी में तेजी से आगे बढ़ता दिखा। कुछ दूरी पर उसका शिकार खड़ा था। रूस का जंगी जहाज एडमिरल माकारव काला सागर में तैनात रूस का वो जहाज है जिसने अप्रैल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के सबसे अहम मॉस्कवा जहाज की जल समाधि के बाद उसकी जगह ली थी। मॉस्कवा जहाज का क्या हश्र हुआ था ये 6 महीने पहले पूरी दुनिया ने देखा था और अब एडमिरल माकारव की बलि लेने के लिए ड्रोन आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी सीन में एक हेलीकॉप्टर की एंट्री हो गई और ड्रोन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसनी शुरू हो गई। मतलब बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म का सीन। बिजली की रफ्तार से चली गोलियां जैसे ही पानी पर पड़ी, पानी उछाल मारने लगा, मगर ड्रोन गोलियों से बचते बचाते हुए आगे बढ़ता रहा और उसके जहाज को छूते ही वीडियो रुक गया। उसके बाद क्या हुआ वो दुनिया को देखने को नहीं मिल सका। लेकिन खुद रूस ने माना कि उसके जहाज को जबरदस्त चोट पहुंची। और तो और क्राइमिया में रूस के किसी एक आध जहाज पर ही वार नहीं हुआ, बल्कि बताया गया कि रूस के 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। सेवेस्तोपोल में एक धमाका तो ऐसा देखने को मिला कि उसकी जबरदस्त रोशनी ने आंखें ही चौंधिया दी। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया को हथिया लिया था। सेवेस्तोपोल रूस के लिए क्राइमिया को अपने कब्जे में रखने की चाबी है क्योंकि वहीं रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन करने वाले उसके जंगी जहाजों के बेड़े का हेडक्वार्टर्स है। ऐसे में खुद पर होते इतने बड़े वार पर रूस हाथ पर हाथ धरकर तो बैठा रहता नहीं, इसलिए उसने भी जवाबी हमला किया, जिसके सामने आए वीडियो में हवा में मंडराते रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर ने पानी में छिपे यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। शांत पानी में अचानक ड्रोन फटा और समंदर में शोले भड़क गए। यानी रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इसके साथ ही उसका यह भी मानना है कि ज़ेलेंस्की के लिए क्राइमिया में रूस का मुकाबला करना मुमकिन नहीं। पुतिन को इसके पीछे अपने 2 कट्टर दुश्मनों का हाथ दिख रहा है और वो 2 दुश्मन अमेरिका और ब्रिटेन है, जिन पर रूस ने क्राइमिया पर इन ताजा हमलों को करने के लिए यूक्रेन का साथ देने का दावा किया। रूस ने कहा कि ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने यूक्रेन की पूरी मदद की, यहां तक कि उसे ड्रोन स्ट्राइक की ट्रेनिंग तक दी। रूस के दावों के पहाड़ यहीं खत्म नहीं हुए, बल्कि उसने अपने जंगी जहाजों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका तक को कसूरवार ठहराया। रूस ने दावा किया कि क्राइमिया पर हमले को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका का ग्लोबल हॉक एयरक्राफ्ट इटली से काला सागर की तरफ उड़ा था, जिसकी वजह से यूक्रेन ने रूस के माकारव जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा दिया। साफ है, मॉस्कवा जहाज के डूबने के बाद माकारव की बलि पुतिन को बिल्कुल गवारा नहीं, इसलिए इस हमले ने उन्हें आग बबूला कर दिया। उस हमले का बदला लेने के लिए अब रूस ने पूरी दुनिया को भूख से तड़पा तड़पा कर मारने की कसम खा दी है। क्योंकि क्राइमिया में हुए हमलों का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के साथ हुई अनाज डील से निकलने का ऐलान कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि क्राइमिया में उसके जिन जहाजों को निशाना बनाया गया वो काला सागर में अनाज के एक्सपोर्ट के काम में ही लगे थे। यूक्रेन दुनिया में अनाज का 4था बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उस पर हमला करने के बाद रूस के जंगी जहाजों ने काला सागर को घेर लिया था। रूस यूक्रेन के बंदरगाहों से उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं होने दे रहा था। इस वजह से पूरी दुनिया में अनाज का भयानक संकट पैदा हो गया था। जुलाई में यूएन और तुर्की के काफी मनाने के बाद रूस और यूक्रेन में डील हुई और काला सागर के बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज का एक्सपोर्ट फिर शुरू हो गया। लेकिन रूस के वो डील सस्पेंड करने के बाद एक बार फिर दुनिया में हाहाकार मचना तय है। ब्रिटेन में तो लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि खाने की चीजों के दामों में अब और आग लगेगी। उधर जंग के 250वें दिन रूस की फौज ने ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूस का दावा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर हमले की योजना ब्रिटेन की सेना ने बनाई थी। यहां तक कि काला सागर में रूस के जहाजों पर हुए हमले के पीछे भी ब्रिटेन की सेना है।
और रूस का आरोप है कि ब्रिटेन की सेना के बड़े अधिकारी यूक्रेन की जंग में शामिल हैं। वो यूक्रेन की फौज को लगातार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बड़े हमलों की प्लानिंग में भी मदद कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले से जुड़ा है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर हुए हमलों को 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। अब अचानक रूस को लगने लगा है कि पाइपलाइन पर हुए धमाकों के पीछे ब्रिटेन की फौज का हाथ है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया कि पाइपलाइन पर धमाका करने के लिए ब्रिटेन की फौज ने ही आतंकी भेजे थे। इन धमाकों की जांच में रूस शामिल नहीं है। अब तक धमाकों की जांच किसी नतीजे पर पहुंची भी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन पर रूस के आरोपों से साफ है कि पुतिन के निशाने पर अब ब्रिटेन आ चुका है। हालांकि रूस ने ब्रिटेन पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटेन ने साफ कहा कि पुतिन केवल बेबुनियाद कहानियां सुनाकर लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। और ब्रिटेन ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर पुतिन की पुरानी थ्योरी याद दिला दी। पहले रूस ने दावा किया था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका अमेरिका ने करवाया है। यह तक कहा गया था कि इस धमाके से केवल अमेरिका को ही फायदा हो सकता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों की जांच स्वीडन और डेनमार्क की एजेंसियां कर रही हैं। पाइपलाइन में हुए 4 धमाकों में 2 स्वीडन की समुद्री सीमा पर हुए थे और बाकी के 2 डेनमार्क की सीमा पर। यह पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, इसलिए डेनमार्क और स्वीडन के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में लगी हैं। शुरुआती जांच के बाद समुद्र का रास्ता भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों की हकीकत क्या थी। हालांकि यूरोप के कई देश इन धमाकों में पुतिन की भूमिका होने का दावा करते रहे हैं। रूस ने जांच में सहयोग करने की भी पेशकश की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था। और अब तो माना जा रहा है कि यूरोप में गैस की किल्लत का भी समाधान निकाला जा चुका है। ऐसे में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जिक्र रूस की झुंझलाहट बताई जा रही है, जिसके पीछे काला सागर में रूस के जंगी जहाजों पर हुए हमले को बड़ी वजह माना जा रहा है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया है कि ब्रिटेन की सेना के कई बड़े अधिकारी यूक्रेन में मौजूद हैं। बाकायदा यूक्रेन के माइकोलेव रीजन की एक जगह भी बताई गई जहां ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। मतलब ये कि बड़े ऑपरेशनों के लिए यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने का काम ब्रिटेन कर रहा है। ये आरोप उसी दिन लगाए गए जिस दिन सेवेस्तोपोल में रूस की नौसेना पर बड़े हमले हुए। माकाराव जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा और जंग में रूस को बड़ा झटका लगा। हालांकि ब्रिटेन ने सोशल मीडिया पर हमलों का जवाब दिया और रूस के आरोपों को कोरी बकवास बता दिया। इस बीच जर्मनी के मीडिया ने बड़ा दावा किया कि यूक्रेन युद्ध से पहले पुतिन का प्लान जर्मनी पर हमले का था। दावा है कि रूस ने वहां 3 जगहों पर परमाणु बम दागने की तैयारी कर ली और अगर वो ऐसा कर देता तो जर्मनी में तबाही मच जाती, क्योंकि पुतिन 1 या 2 नहीं बल्कि 3 परमाणु बम से जर्मनी को दहलाने वाले थे। वो जर्मनी के सैन्य ठिकाने को तो नेस्त नाबूद करने वाले थे ही, उनकी नजर वहां बने अमेरिका के 2 बड़े मिलिट्री बेस पर भी थी। दावा है कि रूस परमाणु बम दागकर इन तीनों अड्डों को उड़ाने वाला था। वहां के मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी पर रूस का यह हमला यूक्रेन से पहले ही होने वाला था, यानी यूक्रेन पर वार से पहले पुतिन के निशाने पर जर्मनी था। और उनके इस प्लान का पर्दाफाश तब हुआ जब रूस की नौसेना की एक बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया। दावा किया गया कि इस बातचीत में रूस की नौसेना जर्मनी पर परमाणु हमले की बात कर रही थी। और रूसी नौसेना के बीच ये बातचीत तब हुई थी जब वो पिछले साल के अंत में बाल्टिक सागर में मिलिट्री ड्रिल कर रही थी। जर्मनी के मीडिया ने दावा किया कि उसी वक्त इस बातचीत को पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी ने इंटरसेप्ट किया था, जिसके कुछ समय बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। हालांकि दावा है कि उससे पहले पुतिन नेटो देश जर्मनी को आग में झोंकने वाले थे, लेकिन सिर्फ जर्मनी ही उनके निशाने पर नहीं था, बल्कि उस पर हमले के जरिए वो बाइडेन को सबसे बड़ा झटका देने वाले थे। खबर के मुताबिक जिन 3 निशानों पर पुतिन के एटम बम की नजर थी, उनमें 2 अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे थे। यानी जर्मनी तो पुतिन के लिए बस एक बहाना था, असली वार तो अमेरिका पर होना था। दावा किया गया कि रूस जर्मनी की राजधानी बर्लिन में उसके एक एयरफोर्स बेस पर परमाणु हमला करने वाला था। इसके साथ ही वो जर्मनी के रामस्टाइन में अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाने वाला था, जबकि बुशेल में वो उस ठिकाने पर एटम बम दागने की तैयारी में था जहां अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार जमा करके रखे हैं। और अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचती। हालांकि रूस ने जर्मनी पर हमला क्यों नहीं किया ये साफ नहीं हुआ, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका जरूर दिया, क्योंकि जर्मनी पर परमाणु बम से हमला करके रूस नेटो देशों के साथ साथ अमेरिका से भी सीधी दुश्मनी मोल ले लेता। यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पुतिन के खिलाफ खड़ा हो जाता। पुतिन की जंग सीधे नेटो और अमेरिका से छिड़ जाती और इतनी बड़ी ताकत से लड़ना पुतिन की शक्तिशाली सेना के लिए भी आसान नहीं होता। तो आखिर पुतिन किस वजह से ऐसा कोई प्लान करते जिसमें उन्हें ही शिकस्त मिल सकती थी? जानकारों के मुताबिक जर्मनी पर परमाणु बम दागने की बात करना भी रूसी सेना की एक सोची समझी रणनीति थी। माना जा रहा है कि वो बस कोरी धमकी दे रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे दुनिया के देशों में रूस के नाम की दहशत फैल जाए। कहा जा रहा है कि रूसी नौसेना की बातचीत का असल हमले से कोई वास्ता नहीं था,
इधर गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल टूटने से 134 लोगों की मौत हो गई और हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें अचानक पुल टूटता हुआ नजर आया और उस पर खड़े लोग नदी में गिर गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ पुल पर भारी तादाद में लोग खड़े थे जिन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि अगले 5 सेकंड में उनके साथ क्या होने वाला है। वीडियो में पहले तो पुल हिलता हुआ नजर आया। इसी बीच कुछ लोगों ने पुल पर लगी जाली को पकड़ लिया, फिर अचानक एक तरफ की केबल टूट गई और वो सीधा पानी में जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता सैकड़ों लोग नदी में जा गिरे। इसके बाद तो वहाँ चीख पुकार मच गई। कई लोग पानी में तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे तो कुछ लोग रस्सी पकड़कर जहाँ थे वहीं रुक गए, जबकि कुछ लोग केबल के सहारे आगे की ओर बढ़ते नजर आए। उधर ब्रिटेन की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि रूस लंबी दूरी की मिसाइल से ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां की हवाई सुरक्षा बढ़ाने की नसीहत दी गई, क्योंकि इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि रूस मिसाइल से ब्रिटेन को निशाना बना सकता है और उसकी मिसाइलें कभी भी लंदन को बर्बाद कर सकती हैं। ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं की गई तो उनके देश का हाल भी यूक्रेन जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई थी। रूस ने 24 फरवरी को एक साथ कई दिशाओं से हमला बोला था, जिसके बाद यूक्रेन संभल भी नहीं पाया था। आशंका जताई गई कि ठीक इसी तरह रूस ब्रिटेन को भी अचानक निशाना बना सकता है। इसी वजह से उसकी सेना के पूर्व अधिकारी ब्रिटेन की सुरक्षा सख्त करने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने पर रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव चरम पर है, जिसके बाद रूस कई बार ब्रिटेन को अपनी सरमाद मिसाइल का डर दिखा चुका है और ये धमकी दे चुका है कि उसकी सरमात मिसाइल ब्रिटेन का नामो निशान मिटा देगी। रूस को अपनी इस मिसाइल पर बहुत घमंड है। वो दावा करता है कि सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। रूस ये दावा करता है कि सरमात मिसाइल अपने एक ही बार में ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश को बर्बाद करने की ताकत रखती है और ऐसी ही चेतावनियों के बाद कहा जा रहा है कि ब्रिटेन परमाणु हमले से निपटने की अपनी क्षमता को परखे। इसके लिए ब्रिटेन के टाइप 45 डिस्ट्रॉयर को टेम्स नदी में तैनात करने की सलाह दी गई। साथ ही उस पर सी वाइपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाने की वकालत की गई, जिससे निकली मिसाइल टारगेट को ढूंढती है, उसका पीछा करती है और फिर उसे मार गिराती है। और दावा किया गया कि ऐसे ही हथियार रूस के हमले से ब्रिटेन को बचा सकते हैं। हालांकि रूस के मिसाइल हमले के खतरे से निपटने के लिए ब्रिटेन भी जोरदार तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारियों की तस्वीरें भी कुछ रोज पहले सामने आई थी और एक मिलिट्री ड्रिल में ब्रिटेन ने रूस को अपनी खतरनाक मिसाइलों का दम दिखाया था। इस सैन्य अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाली 53 घातक मिसाइलें दागी गई थी। मिलिट्री ड्रिल में ब्रिटेन के लड़ाकू विमान हवा में कई ड्रोन को निशाना बनाते दिखाई दिए। इसके अलावा आसमान में ही कई दूसरे विमानों को भी टारगेट किया गया था। माना जा रहा था कि ब्रिटेन ने अपनी मिलिट्री ड्रिल से पुतिन को ही चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसकी सेना के एक पूर्व अधिकारी ज्यादा बड़े खतरे की बात कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए ब्रिटेन को और तगड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी। रेप के मामलों में जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले इस टेस्ट पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने फैसला सुनाया और इसे अवैज्ञानिक बताते हुए साफ कहा कि अगर किसी ने 2 फिंगर टेस्ट किया तो कोर्ट उसे दोषी मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई से इसे हटाने का आदेश दिया। उधर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग को भी मोर्चे पर उतार दिया गया। ठंड आते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको कम करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें अलग अलग इलाकों में पेड़ों पर पानी का छिड़काव करती नजर आई और ये गाड़ियां सुबह और शाम को जो है वो पानी जो है वहां पे छिड़काव करती है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में निर्माण से जुड़े सभी काम भी रोके जा चुके हैं। इस बीच T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 179 रन बनाए, जिसके जवाब में आयरलैंड की टीम 18 ओवर और 1 गेंद में 137 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। उधर यूक्रेन युद्ध की आड़ में तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के सफाये का ऑपरेशन जारी रखा और एक बार फिर उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक की। खबर है कि इस मामले में तुर्की यूरोप को ब्लैकमेल कर रहा है। यूरोप पर इस मामले में कुछ न बोलने का दबाव बना रहा है, क्योंकि अगर इराक में एयर स्ट्राइक का विरोध हुआ तो तुर्की यूरोप के कई काम बिगाड़ सकता है। तुर्की उत्तरी इराक में धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। वो वहां धड़ल्ले से घुस जाता है और अपने टारगेट पर बम बरसा देता है। इराक ने दावा किया कि तुर्की के लड़ाकू विमान 2 दिन पहले फिर से उत्तरी इराक में घुसे और उन्होंने वहां के सिंजर इलाके में बम बरसाए। इराक ने दावा किया कि पिछले 1 महीने में तुर्की की ये 5वीं एयर स्ट्राइक है। तुर्की कुर्द लड़ाकों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहा है। वो ये तो मानता है कि उसके बम उत्तरी इराक में गिरे, लेकिन ये नहीं मान रहा है कि बम रिहायशी इलाकों में गिरे थे।
जबकि इराक चीख चीख कर बोल रहा है कि तुर्की की एयर स्ट्राइक में उसके आम लोग मारे जा रहे हैं। क्योंकि इराक का कहना है कि तुर्की ने एयर स्ट्राइक के नाम पर जो बम गिराया है वो केमिकल बम थे, मतलब ऐसे बम जो हवा को इतना जहरीला बना देते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। इराक के इस आरोप को तुर्की ने नहीं माना। लेकिन कुर्द समुदाय से जुड़े आर्टिकल लिखने वाली एक वेबसाइट ने दावा किया कि तुर्की ने उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराया था। लेकिन रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाने वाले यूरोपियन यूनियन ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया, क्योंकि तुर्की उसे स्वीडन और फिनलैंड के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए बेताब है, लेकिन तुर्की उनके रास्ते की रुकावट बन रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ही है कुर्द लड़ाके, जिन्हें तुर्की आतंकवादी कहता है और आरोप लगाता है कि स्वीडन और फिनलैंड में उन्हें पनाह मिली है। और ये दोनों देश लगातार कुर्द लड़ाकों को हथियार दे रहे हैं और तुर्की के खिलाफ उनकी मदद कर रहे हैं। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के सामने शर्त भी रखी थी कि अगर उन्हें नेटो में शामिल होना है तो कुर्द लड़ाकों का साथ छोड़ना होगा। मतलब तुर्की कुर्द लड़ाकों का खात्मा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसकी मिसाल है उत्तरी इराक में लगातार की जा रही एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से तुर्की और इराक का अच्छा भला रिश्ता बिगड़ गया। वैसे तुर्की केवल इराक, ईरान और सीरिया में रह रहे कुर्द लड़ाकों के ही नहीं, बल्कि अपने देश में रह रहे कुर्द समुदाय के लोगों के पीछे भी पड़ा है और अपने पूर्वी इलाके की दरसिम वैली में कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए ऑपरेशन चला रहा है, क्योंकि वहां दुनिया भर की कुर्द आबादी के करीब 18% लोग रहते हैं। उसने अपनी सेना के 500 से ज्यादा सैनिकों को दरसिम वैली भेजा है। मतलब तुर्की ने ठान लिया है कि वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए हर हद, हर सीमा पार करेगा। फिर दूसरे देशों से उसके रिश्ते खराब होते हैं तो हो जाएं। यही नहीं, अब तो बात ब्लैकमेल करने तक पहुंच चुकी है, क्योंकि तुर्की पर आरोप लगा कि वो यूक्रेन जंग के नाम पर रूस पर बरसने वाले यूरोप को धमका रहा है और धीरे धीरे कुर्द लड़ाकों का सफाया कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ डॉक्टर आपस में उलझ गए और वो मंच पर ही एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ बरसाने लगे। इसके बाद तो आईएमए की बैठक अखाड़ा बन गई। इस दौरान कुछ डॉक्टरों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने उनकी एक न सुनी। आरोप है कि आईएमए के जिला अध्यक्ष ने भाषण के दौरान कुछ डॉक्टरों के खिलाफ टिप्पणी की, जिसका वहां मौजूद दूसरे डॉक्टर विरोध करने लगे। इसी बीच वो मंच पर चढ़ गए। इसके बाद तो गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक जा पहुंची। जो भी हमारे कानून के तहत, बायलॉज के तहत एक्शन है, उसको निश्चित रूप से लिया जाएगा। डॉक्टरों के बीच भिड़ंत का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस बीच बेलारूस के एक एक्टिविस्ट ने दावा किया कि रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन 6 घंटे में ही हरा देगा। जंग की शुरुआत में ही रूस ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था। अब भी वो उसकी सेना का बेस बना हुआ है, जहां से यूक्रेन में घुसकर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। और अब तो खबर है कि वहां रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंच गए। इसके साथ ही उसकी सेना के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां जमा हो गई हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही कीव पर एक बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि ईरान के ड्रोन की मार से बदहाल कीव को हथियाना रूस को आसान लग रहा है और बेलारूस तो पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। उसने न केवल अपनी जमीन पुतिन के कदमों में बिछा रखी है, बल्कि वो जंग में अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। लेकिन दावा किया गया कि दोनों देशों के 30,000 सैनिक भी आ जाएं तो उन्हें 6 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बार बेलारूस पहुंची पुतिन की सेना में वो बात नहीं है जैसी जंग की शुरुआत में थी। दावा किया गया कि पुतिन ने जिन लोगों को सैनिक का नाम देकर रूस से भेजा है वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है और इसी वजह से उन्हें ढेर करने में यूक्रेन की सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दावा है कि पुतिन ने बेलारूस में जो सेना भेजी उनमें न तो ट्रेंड सैनिक हैं और न ही भाड़े के खतरनाक सैनिक, बल्कि रूस के अलग अलग इलाकों से जुटाए गए लोगों को हथियार देकर लड़ने के लिए भेज दिया गया है। दावा किया गया कि रूस से भेजे गए सैनिक अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। इसके लिए वहाँ 2 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड तक बनाए गए हैं, जिनमें एक बेलारूस के उत्तर में है तो दूसरा पोलैंड की सीमा के पास बना है। दावा किया गया कि वहाँ रूसी सेना को राइफल चलाने से लेकर हल्के हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे रूस की एक बड़ी फौज बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी में जुटी है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि बेलारूस भी अपनी सेना को रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने भेज सकता है और दोनों मिलकर ज़ेलेंस्की की सेना को धराशायी कर देंगे। रूस और बेलारूस मिलकर ऐसा हमला बोलेंगे कि कीव यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दावा किया गया कि दोनों मिल भी जाएं तो भी जंग के 8 महीने बाद ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस की सेना ने भले ही ट्रेनिंग ले ली हो, लेकिन उसे असली जंग का अभी अनुभव नहीं है। जबकि रूस के साथ अब पहले वाले सैनिकों का दम नहीं रह गया है। जंग की शुरुआत में ही करीब 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने कीव की घेरेबंदी कर दी थी। तब कई दिनों के भीषण हमलों के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था और अब तो दावा है कि रूस के नए सैनिक पूरी तरह ट्रेंड भी नहीं है। ऐसे में कीव जीतना तो दूर, वो जंग में अपनी जान बचा लें, यही बड़ी बात होगी।
और लगता है कि बेलारूस भी इस बात को अच्छी तरह समझता है, तभी तो वो ड्रोन से हमला करने की ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसके जरिए वो यूक्रेन पर आसमान से हमला बोल सके और उसके सैनिकों को जमीनी हमले से बचाया जा सके। बेलारूस ने दावा किया कि जल्द ही वो ऐसे ड्रोन अपनी सेना को देगा जो जासूसी के साथ साथ हमला भी कर सकें। उसके मुताबिक आज के समय में अगर खुद को बचाना है तो जंग में ड्रोन ही सबसे बड़ा सहारा है। इसके साथ ही बेलारूस ने दावा किया कि उसकी सेना को आधुनिक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और खतरनाक हथियारों की भी जरूरत है, जबकि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी उसे चाहिए। माना जा रहा है कि पुतिन के दबाव में देर सवेर बेलारूस की सेना को भी जंग में उतरना ही पड़ेगा और इसीलिए वो अपने आप को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। इधर बीजेपी के लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मुंबई के नगर निगम बीएमसी के पिछले 2 साल के कामकाज की सीएजी जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कोरोना के दौरान कोविड सेंटर, उसके लिए खरीदी गई चीजें और दवाओं की खरीदारी की जांच होगी। बीते 2 साल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और बीएमसी में शिवसेना की सत्ता थी। उधर पाकिस्तान में इमरान खान के हकीकी आजादी मार्च में बड़ा हादसा हो गया। वहां इमरान जिस गाड़ी पर बैठकर जुलूस निकाल रहे थे, एक महिला पत्रकार उसी के नीचे आ गई, जिसके बाद गाड़ी से कुचले जाने से उनकी मौत हो गई। सदफ नईम नाम की महिला पत्रकार इमरान का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हौसला दे। जानकारी के मुताबिक सदफ नईम इमरान खान की गाड़ी से नीचे गिरी थी। जैसे ही यह हादसा हुआ, इमरान ने अपना आजादी मार्च रोक दिया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में विराट कोहली के होटल रूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रिवेसी में दखल देने पर विराट कोहली भड़क गए और उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस घटना पर नाराजगी जताई। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के क्राउन होटल में हुई, जहां भारतीय क्रिकेट टीम रुकी थी। हालांकि विराट कोहली ने इस मामले की शिकायत बीसीसीआई से कर दी। जानकारी के मुताबिक होटल के किसी कर्मचारी ने ही उनके रूम का वीडियो बनाया था। उधर खबर है कि चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अपने महाविनाशक बॉमर को तैनात करेगा, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऐसा हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच भी जंग शुरू हो जाएगी और इंडो पैसिफिक रीजन जंग का अखाड़ा बन जाएगा। समंदर के साथ ही आसमान में भी दोनों देश अपने खतरनाक हथियारों से एक दूसरे पर भारी पड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और दोनों शक्तिशाली देशों के टकराते ही तबाही मचनी तय है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों देशों के पास ऐसे घातक हथियार हैं जो अगर चल गए तो दुश्मन का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। और चीन तो पिछले कुछ महीनों में युद्धपोत और लड़ाकू विमानों के जरिए ताइवान की चारों तरफ से घेरेबंदी कर हमले का इरादा जाहिर कर ही चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन को सख्त संदेश देने के लिए अमेरिका ने अपने 6 महाविनाशक B-52 बॉमर ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला कर लिया, जिनके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की खबरों से चीन के होश उड़ गए और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने अपनी सरकार को अमेरिका के इस महाविनाशक से निपटने की तैयारी शुरू करने की नसीहत दे दी, क्योंकि उन्हें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा जहां से चीन के बड़े शहर इनके हमले की जद में आ जाएंगे। और अगर चीन ने ताइवान पर हमले की जुर्रत की तो इनकी मदद से अमेरिका उसके शहरों पर भारी भरकम बमों की ऐसी बरसात करेगा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और इस काम में अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर बॉमर को महारत हासिल है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 इंजन की पावर से उड़ने वाले ये विमान एक बार में 32,000 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये विमान करीब 13,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये विमान परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखते हैं। इधर सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां उन्होंने उनको नमन किया और साथ ही केवड़िया परेड ग्राउंड में लोगों को एकता की शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान का जिक्र भी किया। उधर उत्तर प्रदेश के चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुलिया टूटने से 10 से ज्यादा लोग नहर में गिर गए। हालांकि उनकी जान बाल बाल बच गई। पत्थर गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और फंसे हुए लोगों को बचा लिया। इससे कोई चोटिल या घायल नहीं हुआ। बताया गया कि जर्जर पुलिया का एक हिस्सा ज्यादा भार की वजह से टूटकर नहर में गिर गया। इस बीच ब्राजील में हुए चुनाव में जायर बोल्सोनारो को हार का सामना करना पड़ा। वहीं लूला दा सिल्वा नए राष्ट्रपति बन गए। वहां रविवार को मतदान हुआ, जिसमें लूला को करीब 51% जबकि बोल्सोनारो को 49% वोट मिले। 1990 के बाद ऐसा पहली बार है जब ब्राजील में कोई राष्ट्रपति लगातार दोबारा नहीं चुना गया। वहीं बोल्सोनारो को हराने वाले लूला दा सिल्वा तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। उधर खबर है कि ईरान से खतरे को देखते हुए यूएई ने भारत और इजरायल के बनाए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया, ताकि ईरान में बने घातक ड्रोन और मिसाइलों के हमलों से अपने तेल डिपो और दूसरे अहम ठिकानों को बचाया जा सके।
क्योंकि हाल के दिनों में रूस ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन की मदद से यूक्रेन के शहरों में जमकर कहर बरपा चुका है। ईरान के ड्रोन से यूक्रेन में मची इस तबाही ने यूएई के कान खड़े कर दिए, क्योंकि वो हमेशा से हूथी विद्रोहियों के निशाने पर रहा है और माना जाता है कि हूथी विद्रोहियों को हथियार ईरान से ही मिलते हैं। इसीलिए यूएई ने ईरान के घातक हथियारों से निपटने के लिए इजरायल के साथ बड़ी डील कर ली और उससे खरीदे बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को उन ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया जहां पहले भी हूथी विद्रोही हवाई हमले कर चुके हैं। क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम को हवाई हमलों से निपटने वाला ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जिसे इजरायल ने भारत के साथ मिलकर तैयार किया है, जो मिसाइल और ड्रोन के साथ ही लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों को भी हवा में ही मार गिराने में माहिर है। ये 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं से दुश्मन पर नजर रखता है और 70 किलोमीटर दूर से आ रहे टारगेट का पता लगा लेता है, जिसके बाद इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे तबाह करने के लिए उड़ान भरना शुरू कर देती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लोड रहती हैं, जिन्हें 20 सेकंड के अंदर दागा जा सकता है। इधर राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के कई शहरों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही वो लोगों के साथ दौड़ते हुए भी नजर आए। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया। इधर कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक और एक निजी कंपनी के मालिक पर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि दोनों ने कई यूनिवर्सिटी में परीक्षा का काम संभालने वाली एक कंपनी से रिश्वत ली, जिसके बाद उस कंपनी ने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि कुलपति विनय पाठक और एक निजी कंपनी के मालिक ने आगरा यूनिवर्सिटी में परीक्षा के काम का ठेका देने के बदले में कमीशन की मांग की थी। केस दर्ज करने के बाद एसटीएफ ने निजी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। उधर जम्मू कश्मीर में आईएसआई के आतंकी हमलों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस आतंकी साजिश की खुफिया रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के हाथ भी लगी, जिसमें भारतीय सीमा में घुसपैठ बढ़ाने की प्लानिंग का जिक्र है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने एलओसी के पास बैठक की और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने को कहा। बताया गया कि पाकिस्तान में हालात सही न होने की वजह से ध्यान भटकाने के लिए आईएसआई ने ऐसी साजिश रची। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन खुद खतरे में पड़ गया है। बताया गया कि ब्रिटेन की सेना में एंटी टैंक मिसाइलों की कमी हो गई है, क्योंकि उसने भारी संख्या में मिसाइलें यूक्रेन को भेज दी। इन्हीं के दम पर जेलेंस्की के जवान जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करते आए हैं। लेकिन अब जब ब्रिटेन के पास ही इनकी कमी हो गई तो उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पुतिन पहले ही यूक्रेन को हथियारों की मदद करने वाले देशों को धमकी दे चुके हैं। मतलब अगर सच में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर कहर बरपाने की ठान ली तो ब्रिटेन मुसीबत में पड़ सकता है। दावा है कि ब्रिटेन ने 7000 के करीब एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को भेजी हैं। असल में जंग शुरू होने के बाद से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता आया है, लेकिन खबर है कि इसी वजह से वो खुद मुसीबत में पड़ गया है। अब ब्रिटेन को जल्द से जल्द अपनी सेना को हथियारों से लैस करना होगा। लेकिन जंग के बीच तुरंत ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी लगातार यूक्रेन को लड़ने के लिए मदद भेजते आए हैं। ऐसे में उनके पास भी हथियारों का स्टॉक कम होगा। मतलब ब्रिटेन को हथियारों की सप्लाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है। दावा है कि ब्रिटेन ने अब तक जो हथियार यूक्रेन को दिए हैं उनमें 120 बख्तरबंद गाड़ियां, सैकड़ों आधुनिक राइफलें और तोप, जबकि कई आधुनिक ड्रोन शामिल हैं। और यही वजह है कि पुतिन ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद करने के लिए हमेशा से चेतावनी देते आए हैं। ब्रिटेन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसके ड्रोन की मदद से जेलेंस्की के सैनिक लगातार रूसी फौज पर हमले कर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, रूस तो यहां तक आरोप लगाता रहा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से जेलेंस्की के सैनिक और घातक हुए हैं और उन्होंने चुन चुनकर रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिनमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दावा है कि कई इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन के ड्रोन का इस्तेमाल कर बमबारी कर रहे हैं। रूस ने काला सागर में उसके बेड़े में शामिल जहाजों पर हमले के लिए भी ब्रिटेन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। रूस का आरोप था कि ब्रिटेन के ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने हमला किया। हालांकि खबर है कि इस पर ब्रिटेन की तरफ से रूस को कोई जवाब नहीं दिया गया। इधर गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ ने लोगों को एक एक कर निकालना शुरू कर दिया। लोगों को बचाने के लिए रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गोताखोरों की कई टीम पानी में उतारी गई। इस दौरान नदी के ऊपर लोगों का सामान भी तैरता हुआ दिखाई दिया। किसी की चप्पल पड़ी हुई दिखाई दे रही है, किसी के मोजे पड़े दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद के लिए सेना और नौसेना की भी तैनाती की गई। जानकारी के मुताबिक जहां से पुल टूटा वहां नदी करीब 30 फीट गहरी है।
अगर कोई फंसा हुआ है या जो शव वहां पर है उन्हें निकाले जाने की है। हादसे की खबर मिलते ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पहुंच गए और आला अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इस हादसे में मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। उधर नेटो ने तुर्की में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि नेटो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि गैस सप्लाई के बहाने तुर्की और रूस करीब आए हैं, या यूं कहें कि नेटो की वजह से तुर्की का गैस हब बनने का सपना चूर-चूर हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच रूस नेटो के बाकी देशों से तो दूर हुआ, लेकिन तुर्की से नहीं, और यही बात नेटो को चुभ रही है। वो अलग बात है कि वो ये बात खुलकर नहीं कह पा रहा है और केवल अपने फैसलों से तुर्की को बता रहा है कि रूस से दोस्ती अच्छी नहीं। माना जा रहा है कि इसी वजह से नेटो ने तय किया कि वो तुर्की में हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करेगा। नेटो ने दलील दी कि तुर्की का भूमध्य सागर में बड़ा रोल है, क्योंकि अगर मिसाइलें वहां तैनात की गईं तो नेटो के दो दुश्मन रूस और चीन निशाने पर होंगे। लेकिन जानकार बताते हैं कि नेटो की यह दलील सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि उसका असली मकसद कुछ और है। माना जा रहा है कि नेटो नहीं चाहता कि तुर्की और रूस किसी तरह का कोई रिश्ता रखे। हालांकि नेटो ने अपने इस फैसले की वजह तुर्की की ताकत को माना और दलील दी कि नेटो में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की ही इतने काबिल हैं जो रूस और चीन जैसे दमदार दुश्मनों से लड़ सकते हैं। यही नहीं, ये तक कहा गया कि नेटो के किसी देश में इतना दम नहीं जितना इन तीनों देशों में, और इसीलिए वहां हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। वैसे नेटो का ये फैसला रूस और तुर्की दोनों को परेशान कर सकता है। रूस को इसलिए क्योंकि वो तुर्की के रास्ते यूरोप को गैस भेजने के मूड में है, और तुर्की को इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि चित भी उसकी हो और पट भी, मतलब ये कि वो नेटो में भी बना रहे और रूस से फायदा भी उठा सके। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो जानते हैं कि तुर्की पर दबाव बनाना पड़ेगा, वरना बफर जोन बनने की कोशिश में वो नेटो की नैया डुबो देगा। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में दिन दहाड़े भीड़ के सामने कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर एक लड़की को अगवा कर लिया, जिसके लिए कुछ बदमाश छत के रास्ते तो कुछ दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और लड़की को पकड़कर अपने साथ ले गए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अगवा लड़की 2 दिन बाद घर लौट आई। उधर उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद हो गया। वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का कुछ हिस्सा वहां से गुजर रही एक कार पर गिरता नजर आया। हालांकि गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग पहले ही बाहर निकल आए। वहीं लैंडस्लाइड के बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल रहा, जिसकी वजह से निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। सेंसेक्स करीब 787 अंक उछलकर 60,746, जबकि निफ्टी 225 अंकों की बढ़त के साथ 18,012 पर बंद हुआ। उधर खबर है कि चीन के तेवर देखकर अमेरिका ने जापान से अपने F-15 फाइटर जेट को हटाने का फैसला कर लिया है। जापान के ओकिनावा में पिछले कई साल से अमेरिका के इन लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा तैनात है। लेकिन ताइवान पर हमले को आमादा चीन ने पिछले दिनों जो लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थीं, उनमें कुछ जापान की समुद्री सीमा में भी गिरी थी। दावा किया गया था कि जापान के पास जो मिसाइलें गिरी वो मामूली मिसाइलें नहीं थी, बल्कि उनमें डोंगफेंग 17 भी शामिल थी, जिसके नाम से अमेरिका भी थर-थर कांपता है, क्योंकि ये अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। और अमेरिका के कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि एयरक्राफ्ट का काल कही जाने वाली इस मिसाइल का तोड़ उसके पास भी नहीं है। ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि जंग छिड़ने पर जापान में मौजूद उसके F-15 लड़ाकू विमानों का बेड़ा चीन के हमले से खतरे में पड़ सकता है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका ने इनके पूरे बेड़े को हटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो इस जंग की आंच जापान तक जरूर पहुंचेगी, जो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा है। हालांकि खबर है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका F-15 की जगह अपने सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की फ्लीट को जापान भेज सकता है, जिन्होंने कुछ महीने पहले जापान में हुई एक बड़ी एयर ड्रिल में अपना दम भी दिखाया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि जापान भेजने से पहले अमेरिका अपने F-22 लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से लैस भी कर चुका है। साथ ही चीन को पस्त करने के लिए उसने जिन लड़ाकू विमानों को चुना है, दावा है उनकी तकनीक उसने अब तक किसी दूसरे देश को नहीं बेची है। मतलब ये कि अमेरिका चीन के किसी भी हमले का जवाब उन लड़ाकू विमानों से देने की तैयारी में जुटा है, जिसके बारे में शी जिनपिंग को अच्छी तरह से पता ही नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रूस के खतरे की वजह से इन लड़ाकू विमानों की फ्लीट को फिलहाल पोलैंड में तैनात किया गया है, जहां से इस वक्त उन्हें हटाए जाने की उम्मीद कम है। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर के अवैध तरीके से बने मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि कौशल चौधरी नाम के गैंगस्टर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अपना मकान बना लिया था।
जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से एक बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले गैंगस्टर के आलीशान मकान के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके बाद मकान की छत को ढहाया गया और फिर देखते ही देखते पूरे मकान को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। लगभग 600 गज के आसपास जो जमीन है इसका कब्जा छुड़वाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले ही वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह का कोई बवाल होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। पुलिस के मुताबिक कौशल चौधरी नाम के गैंगस्टर पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में पुतिन के तख्तापलट की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है जंग के बीच ही उनकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से पुतिन आग बबूला हो उठे और परमाणु युद्ध की तैयारी में है। ऐसे में अगर पुतिन ने जंग में अपनी नाक बचाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। दावा है कि इसी बात से डरे रूस के लोगों ने पुतिन के खिलाफ खड़े होने का मन बना लिया है। जंग 9वें महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन पुतिन इसे अब तक खत्म नहीं कर पाए हैं। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि पुतिन के सही रणनीति न बना पाने से रूसी सेना के कई अधिकारी भी नाराज हैं। मतलब रूसी फौज का एक हिस्सा अब पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया है और यही वजह है कि रूस में तख्तापलट की आशंका जताई जा रही है। दावा है कि जिस तरह से यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज के कब्जे से अपनी जमीन वापस ले रहे हैं, इससे भी रूस के लोग नाराज हैं, क्योंकि जंग में बड़ी मुश्किल से यूक्रेन के कुछ हिस्से रूस के हाथ लगे थे। लेकिन दावा है कि पुतिन की नाकामी की वजह से वो भी धीरे धीरे यूक्रेन वापस ले रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो रूस के हाथ इस जंग में कुछ नहीं बचेगा। असल में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के समय जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि यूक्रेन को वो एक हफ्ते में ही घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन जेलेंस्की ने हार नहीं मानी और जंग लड़ते रहे। यूक्रेन के मुताबिक अब तक उसने रूस के हजारों सैनिकों को मार गिराया है। उधर राजस्थान के जयपुर की सेशंस कोर्ट की जेल में सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि जेल से कई कैदियों को छुड़ाने की साजिश रची जा रही थी, जिसके लिए वहां रातों रात करीब 5 फीट की सुरंग खोद दी गई। यहाँ पर अंडर ट्रायल कैदियों को ये लाया जाता है पेशी पे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इधर बिहार के दरभंगा में एक बस्ती में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि बस्ती के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर क्षति हुई है, कई मशीनें जल करके राख हो गई हैं। बताया गया कि घर पर बिजली का तार टूटकर गिरने की वजह से आग लगी। इस बीच खबर है कि रूस के खिलाफ जंग के लिए इटली हथियारों की नई खेप यूक्रेन भेजेगा और इस बात से रूस की नींद उड़ गई, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की युद्ध में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस को डर है कि जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर रखा है अब उसके हाथ से निकल न जाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बार इटली जो हथियार भेजेगा वो पिछली बार के मुकाबले काफी ताकतवर है, जो रूस की सेना के दांत खट्टे कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार यूक्रेन को कई M113 बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जाएंगी, तो वहीं यूक्रेन को PZH-2000 तोपें भी मिलेंगी, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों और टैंकों को तबाह कर सकती हैं। यही नहीं, इस खेप में कई मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं, जिन्हें सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचाया जाएगा। इससे पहले इटली यूक्रेन में हथियारों की 4 खेप पहुंचा चुका है। दावा किया गया कि उन्हीं हथियारों की मदद से ही रूस को कई इलाकों से खदेड़ दिया गया था। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। रूस ने यह हमला यूक्रेन के खैरसोन में किया, जिसमें यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन के जवान ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जेलेंस्की की फौज पर दनादन गोले बरसाते दिखाई दिए, जिसकी आवाज से खैरसोन का इलाका गूंज उठा। जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में लगातार मिसाइलें फायर होती नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने रॉकेट में आग लगा दी हो। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिनमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। इधर दिल्ली के डीबी गुप्ता रोड इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बस ने एक महिला को रौंद डाला। वीडियो में बस महिला के ऊपर से गुजरती हुई नजर आई। घटना के वीडियो में सड़क किनारे एक बस खड़ी दिखाई दी। महिला जैसे ही सड़क पर चलते हुए उसके सामने आई, अचानक ड्राइवर ने बस चला दी, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। इसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी बस ड्राइवर की तलाश में जुट गई। इस बीच खबर है कि तुर्की ने कच्चे तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जारी तनाव का फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की का इरादा यूरोप के लिए नया एनर्जी हब बनने का है।
जिसके लिए उसने सऊदी अरब के साथ समझौता करने की पहल की है, क्योंकि खबर है कि दिसंबर में यूरोपियन यूनियन का रूस के तेल पर बैन पूरी तरह लागू हो जाएगा, जिसके बाद कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो सकती है। यूरोप को टेंशन है कि रूस के तेल का विकल्प क्या होगा और तुर्की इसी का फायदा उठाने की फिराक में, इसीलिए उसने सऊदी अरब के सामने अपने देश के रास्ते यूरोप के देशों को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करने का प्रस्ताव रखने में देर नहीं लगाई। और तुर्की के इस रुख से बाइडेन की परेशानी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अब तक तो रूस के साथ सऊदी अरब की दोस्ती ही अमेरिका को चुभ रही थी और अब एक नेटो देश भी उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता नजर आने लगा है। और ये पूरा झगड़ा तेल की कीमत से जुड़ा है। असल में तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में रूस और सऊदी अरब का दबदबा है। और तुर्की के राष्ट्रपति पहले ही दावा कर चुके हैं कि रूस उनके देश के रास्ते यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई करने पर हामी भर चुका है, जिसका जिक्र पुतिन ने पिछले दिनों अपने एक भाषण में किया भी था, जिसमें उन्होंने यूरोपियन यूनियन को सस्ती गैस के लिए 2 विकल्प दिए थे। पहला नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए, जो कि रूस से जर्मनी तक बनकर तैयार भी है, और दूसरा विकल्प दिया था कि तुर्की के रास्ते यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई की जा सकती है। खबर है कि यूरोप पुतिन के दूसरे वाले विकल्प है, यानी तुर्की के जरिए गैस लेने पर सहमति जता चुका है। मतलब ये कि अगर तुर्की सऊदी अरब को भी मनाने में कामयाब हो गया तो आने वाले दिनों में यूरोप के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के सारे सौदे तुर्की के रास्ते होंगे। इधर पंजाब के अमृतसर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश करते दिखाई दिए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें बदमाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पेट्रोल पंप मशीन के पास पेट्रोल पंप कर्मचारी खड़े दिखाई दिए। तभी 2 लोग मोटरसाइकिल से आकर वहां रुक गए और पेट्रोल पंप कर्मचारी को तमंचा दिखाकर कैश मांगने लगे। डर की वजह से पेट्रोल पंप कर्मचारी ने कैश बदमाश को दे दिया। इसके बाद उस बदमाश ने दूसरे कर्मचारी से भी पैसे मांगे। उसने भी पिस्तौल के डर से पैसे निकाल कर दे दिए। तभी सामने खड़े सुरक्षा गार्ड ने बंदूक से गोली चला दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद ब्रिटेन कर रहा है। यह आरोप उसी दिन लगाए गए जिस दिन सेवेस्तोपोल में रूस की नौसेना पर बड़े हमले हुए। माकाराव जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा और जंग में रूस को बड़ा झटका लगा। हालांकि ब्रिटेन ने सोशल मीडिया पर हमलों का जवाब दिया और रूस के आरोपों को कोरी बकवास बता दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्राइमिया में उस पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया है। इस महीने की शुरुआत से ही क्राइमिया यूक्रेन की जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पुतिन का बनवाया हुआ कर्च ब्रिज उड़ाने के बाद से ही रूस बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था कि उसके अंदर सुलग रही बदले की आग में यूक्रेन ने घी डालने का काम कर दिया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने क्राइमिया के पास काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाजों पर हमला किया है। यानी ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की कीव पर गिरने वाले एक एक बम का हिसाब पुतिन से क्राइमिया से हिसाब बराबर कर रहे हैं। और क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। जंग छिड़ने से पहले ही पुतिन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का ही है। और रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उसी क्राइमिया में उसके जंगी जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को झूठा बताया। लेकिन समंदर में अंडर वाटर ड्रोन से हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है ये यूक्रेन का ही ड्रोन है, जिस पर लगे कैमरे में अटैक रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में अंडर वाटर ड्रोन पानी में तेजी से आगे बढ़ता दिखा। कुछ दूरी पर उसका शिकार खड़ा था। रूस का जंगी जहाज एडमिरल माकारव काला सागर में तैनात रूस का वो जहाज है जिसने अप्रैल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के सबसे अहम मॉस्कवा जहाज की जल समाधि के बाद उसकी जगह ली थी। मॉस्कवा जहाज का क्या हश्र हुआ था ये 6 महीने पहले पूरी दुनिया ने देखा था और अब एडमिरल माकारव की बलि लेने के लिए ड्रोन आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी सीन में एक हेलीकॉप्टर की एंट्री हो गई और ड्रोन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसनी शुरू हो गई। मतलब बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म का सीन। बिजली की रफ्तार से चली गोलियां जैसे ही पानी पर पड़ी, पानी उछाल मारने लगा, मगर ड्रोन गोलियों से बचते बचाते हुए आगे बढ़ता रहा और उसके जहाज को छूते ही वीडियो रुक गया। उसके बाद क्या हुआ वो दुनिया को देखने को नहीं मिल सका, लेकिन खुद रूस ने माना कि उसके जहाज को जबरदस्त चोट पहुंची। और तो और क्राइमिया में रूस के किसी एक आध जहाज पर ही वार नहीं हुआ, बल्कि बताया गया कि रूस के 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। सेवेस्तोपोल में एक धमाका तो ऐसा देखने को मिला कि उसकी जबरदस्त रोशनी ने आंखें ही चौंधिया दी। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया को हथिया लिया था। सेवेस्तोपोल रूस के लिए क्राइमिया को अपने कब्जे में रखने की चाबी है, क्योंकि वहीं रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन करने वाले उसके जंगी जहाजों के बेड़े का हेडक्वार्टर्स है। ऐसे में खुद पर होते इतने बड़े वार पर रूस हाथ पर हाथ धरकर तो बैठा रहता नहीं, इसलिए उसने भी जवाबी हमला किया, जिसके सामने आए वीडियो में हवा में मंडराते रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर ने पानी में छिपे यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया।
शांत पानी में अचानक ड्रोन फटा और समंदर में शोले भड़क गए। यानी रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही उसका यह भी मानना है कि जेलेंस्की के लिए क्राइमिया में रूस का मुकाबला करना मुमकिन नहीं। पुतिन को इसके पीछे अपने दो कट्टर दुश्मनों का हाथ दिख रहा है, और वो दो दुश्मन अमेरिका और ब्रिटेन है, जिन पर रूस ने क्राइमिया पर इन ताजा हमलों को करने के लिए यूक्रेन का साथ देने का दावा किया। रूस ने कहा कि ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने यूक्रेन की पूरी मदद की, यहां तक कि उसे ड्रोन स्ट्राइक की ट्रेनिंग तक दी। रूस के दावों के पहाड़ यहीं खत्म नहीं हुए, बल्कि उसने अपने जंगी जहाजों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका तक को कसूरवार ठहराया। रूस ने दावा किया कि क्राइमिया पर हमले को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका का ग्लोबल हॉक एयरक्राफ्ट इटली से काला सागर की तरफ उड़ा था, जिसकी वजह से यूक्रेन ने रूस के माकारोव जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा दिया। साफ है, मॉस्को जहाज के डूबने के बाद माकारोव की बलि पुतिन को बिल्कुल गवारा नहीं, इसलिए इस हमले ने उन्हें आग बबूला कर दिया। उस हमले का बदला लेने के लिए अब रूस ने पूरी दुनिया को भूख से तड़पा कर मारने की कसम खा दी है। क्योंकि क्राइमिया में हुए हमलों का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के साथ हुई अनाज डील से निकलने का ऐलान कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि क्राइमिया में उसके जिन जहाजों को निशाना बनाया गया वो काला सागर में अनाज के एक्सपोर्ट के काम में ही लगे थे। यूक्रेन दुनिया में अनाज का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उस पर हमला करने के बाद रूस के जंगी जहाजों ने काला सागर को घेर लिया था। रूस यूक्रेन के बंदरगाहों से उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं होने दे रहा था। इस वजह से पूरी दुनिया में अनाज का भयानक संकट पैदा हो गया था। जुलाई में यूएन और तुर्की के काफी मनाने के बाद रूस और यूक्रेन में डील हुई और काला सागर के बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज का एक्सपोर्ट फिर शुरू हो गया। लेकिन रूस के वो डील सस्पेंड करने के बाद एक बार फिर दुनिया में हाहाकार मचना तय है। ब्रिटेन में तो लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि खाने की चीजों के दामों में अब और आग लगेगी। उधर जंग के 250वें दिन रूस की फौज ने ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूस का दावा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर हमले की योजना ब्रिटेन की सेना ने बनाई थी। यहां तक कि काला सागर में रूस के जहाजों पर हुए हमले के पीछे भी ब्रिटेन की सेना है। और रूस का आरोप है कि ब्रिटेन की सेना के बड़े अधिकारी यूक्रेन की जंग में शामिल हैं। वो यूक्रेन की फौज को लगातार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बड़े हमलों की प्लानिंग में भी मदद कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले से जुड़ा है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर हुए हमलों को 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। अब अचानक रूस को लगने लगा है कि पाइपलाइन पर हुए धमाकों के पीछे ब्रिटेन की फौज का हाथ है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया कि पाइपलाइन पर धमाका करने के लिए ब्रिटेन की फौज ने ही आतंकी भेजे थे। इन धमाकों की जांच में रूस शामिल नहीं है। अब तक धमाकों की जांच किसी नतीजे पर पहुंची भी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन पर रूस के आरोपों से साफ है कि पुतिन के निशाने पर अब ब्रिटेन आ चुका है। हालांकि रूस ने ब्रिटेन पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटेन ने साफ कहा कि पुतिन केवल बेबुनियाद कहानियां सुनाकर लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। और ब्रिटेन ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर पुतिन की पुरानी थ्योरी याद दिला दी। पहले रूस ने दावा किया था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका अमेरिका ने करवाया है। यह तक कहा गया था कि इस धमाके से केवल अमेरिका को ही फायदा हो सकता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों की जांच स्वीडन और डेनमार्क की एजेंसियां कर रही हैं। पाइपलाइन में हुए 4 धमाकों में 2 स्वीडन की समुद्री सीमा पर हुए थे और बाकी के 2 डेनमार्क की सीमा पर। यह पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, इसलिए डेनमार्क और स्वीडन के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में लगी हैं। शुरुआती जांच के बाद समुद्र का रास्ता भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों की हकीकत क्या थी। हालांकि यूरोप के कई देश इन धमाकों में पुतिन की भूमिका होने का दावा करते रहे हैं। रूस ने जांच में सहयोग करने की भी पेशकश की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी में इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकवादी संगठन अल शबाब ने 2 धमाके किए, 100 लोगों की जान चल गई। दावा सोमालिया की सरकार ने किया, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने कहा है कि वो अल शबाब से नहीं डरेगी और इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ती रहेगी। आतंकवादी संगठन अल शबाब सोमालिया में वैसे ही सरकार बनाना चाहता है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में बनाई थी। खबर है कि सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए अल शबाब ने अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान भी भेजा था, जहां उन्हें तालिबान से ट्रेनिंग मिली, जिसके बाद इस्लामी कट्टरता फैलाने के लिए करीब 15,000 आतंकवादी तैयार किए गए, जिनमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें सोमालिया में इस्लामी कट्टरपंथ के नाम पर आतंक फैलाने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि यह संगठन सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता है, मतलब एक ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम कायदे से हो। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक बार फिर इस संगठन ने सोमालिया की राजधानी को हिलाकर रख दिया। एक दिन पहले हुए इन धमाकों में करीब 100 लोगों की जान गई, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने इसके लिए आतंकवादी संगठन अल शबाब को जिम्मेदार ठहराया और इसके खिलाफ लड़ते रहने का ऐलान किया। इस्लामी कट्टरता फैलाने वाला यह आतंकी संगठन करीब 15 साल से सोमालिया में सक्रिय है।
और सोमालिया की सरकार ने राजधानी मोगादिशु में हुए धमाके के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। इन धमाकों की जो तस्वीरें आई उनसे पता चलता है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त था, क्योंकि थोड़ी देर तक धमाके वाली जगह पर सफेद धुएं के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। या यूं कहें कि 2 कारों में हुए धमाके ने मोगादिशु के नीले आसमान को सफेद कर दिया और जब धुआं छटा तो सड़क पर चिथड़े बिखरे पड़े थे। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि बर्बादी की इन तस्वीरों में उन 100 लोगों के शव भी हैं जो ब्लास्ट में मारे गए, और जो लोग बच सकते थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोमालिया की सरकार ने दावा किया कि इस ब्लास्ट में करीब 300 लोग घायल हुए और ये सब हुआ वहां सक्रिय आतंकवादी संगठन अल शबाब की वजह से, जिसने मोगादिशु को एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह दहलाया है। इस बार हुए ब्लास्ट की तुलना तो वहां 5 साल पहले हुए धमाकों से की जा रही है, क्योंकि उस वक्त भी इस बार की तरह कार में बम रखे गए थे, जिन्होंने फटने के बाद 500 मासूम लोगों की जान ले ली थी। हालांकि इस बार यह आंकड़ा 100 है, लेकिन सोमालिया की सरकार को इसके बढ़ने का डर है, क्योंकि सैकड़ों लोग घायल भी हैं। घटना के बाद सोमालिया के राष्ट्रपति खुद मौके पर पहुंचे। सोमालिया की सरकार दावा करती है कि आतंकवादी संगठन अल शबाब से जुड़े लोग इस्लामी कट्टरता फैलाना चाहते हैं और इसीलिए वो वहां की मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि वहां की सरकार अल शबाब को ऐसा करने से रोक रही है। सोमालिया करीब 20 साल से गरीबी, भुखमरी और गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और अल शबाब वहां के खूंखार और बेरहम आतंकियों के संगठन का नाम है। कहते हैं इसका संबंध अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के साथ है और माना जाता है कि अफ्रीका के अलावा इसका नेटवर्क यूरोप और अमेरिका तक फैला। 2006 तक अल शबाब एक सैन्य संगठन था और द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन का एक हिस्सा था, जिसका सोमालिया के मध्य और दक्षिणी हिस्से पर अधिकार था। लेकिन सोमालिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन को हरा दिया और उससे जुड़े लोगों को मध्य और दक्षिणी सोमालिया से खदेड़ दिया, जिसके बाद जन्म हुआ अल शबाब का। इस संगठन को द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन की ही एक ब्रांच माना जाता है। 2008 में अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया था, जिसके करीब 4 साल बाद खबर आई कि अल शबाब अब अल-कायदा से जुड़ चुका है, जिसके आतंकवादी अल-कायदा के आतंकियों से ज्यादा खतरनाक और खूंखार हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस संगठन के ज्यादातर आतंकवादी आत्मघाती हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्योंकि सोमालिया की द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन की ब्रांच माने जाने वाले अल शबाब के आतंकियों को किसी और ने नहीं, तालिबान ने ट्रेनिंग दी, जिन्हें आत्मघाती आतंकी बनाने में माहिर माना जाता है। या यूं कहें कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान है, ठीक उसी तरह सोमालिया में अल शबाब के लड़ाके हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सोमालिया में उनकी सरकार हो और शरिया कानून लागू किया जाए। लेकिन 2017 में बनी सोमालिया की सरकार उनके रास्ते का रोड़ा है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए वो लगातार वहां की राजधानी मोगादिशु में धमाके कर रहे हैं। खबर है कि इस बार वहां जो धमाके हुए उनमें एक शिक्षा मंत्रालय के नजदीक और दूसरा एक रेस्टोरेंट के बाहर हुआ। मतलब आतंकियों का मकसद साफ था, वो सरकार को भी डराना चाहते हैं और आम लोगों को भी। लेकिन सोमालिया की सरकार डरी नहीं, उल्टा उसने बोल दिया कि इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ उसका युद्ध जारी रहेगा। इधर पंजाब के अमृतसर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बदमाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पेट्रोल पंप मशीन के पास पेट्रोल पंप कर्मचारी खड़े दिखाई दिए। तभी 2 लोग मोटरसाइकिल से आकर वहां रुक गए और पेट्रोल पंप कर्मचारी को तमंचा दिखाकर कैश मांगने लगे। डर की वजह से पेट्रोल पंप कर्मचारी ने कैश बदमाश को दे दिया। इसके बाद उस बदमाश ने दूसरे कर्मचारी से भी पैसे मांगे। उसने भी पिस्तौल के डर से पैसे निकाल कर दे दिए। तभी सामने खड़े सुरक्षा गार्ड ने बंदूक से गोली चला दी, जो सामने खड़े बदमाश के सीने पर जा लगी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। इस बीच यूरोप के देशों को डर लगने लगा है कि पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं। यूरोप के कई अखबारों और वेबसाइटों ने पुतिन का पूरा प्लान भी बता दिया है, जिसके जरिए वो यूरोप और नेटो को बहुत बड़ा झटका देने वाले। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को पुतिन अपना अगला टारगेट बनाने वाले हैं। यूरोप की कुछ वेबसाइट ने तो पुतिन का पूरा प्लान भी समझाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन बाल्टिक देशों को नेटो के बाकी देशों से काटने की तैयारी कर चुके हैं। अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो पूरे यूरोप और नेटो के हाथ कटने से कम नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। बेलारूस और कलिनिनग्राद में सैनिकों से लेकर हथियारों तक सब कुछ पहुंचाए जा चुके हैं। बाकी है तो केवल पुतिन का अंतिम प्रहार। माना जा रहा है कि सुवाल्की गैप नाम की जगह पर पुतिन की नजर है। ये एक ऐसी जगह है जिस पर कब्जा होते ही पुतिन की मुट्ठी में यूरोप की गर्दन आ जाएगी। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन जैसे मुल्कों को भी संदेश पहुंचेगा, जो नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। और माना जा रहा है कि पुतिन की नजर सुवाल्की गैप पर सालों से है। ये एक ऐसी जगह है जो यूरोप के लिए दुखती रग से कम नहीं है, जिसकी लंबाई है केवल 65 किलोमीटर। ये लिथुआनिया और पोलैंड का बॉर्डर है, लेकिन उससे भी अहम है इसका दूसरा पहलू।
वो ये कि कलिनिनग्राद और बेलारूस को जोड़ने वाला जमीन का टुकड़ा भी यही है। कलिनिनग्राद रूस का हिस्सा है और बेलारूस रूस का पक्का दोस्त है, लेकिन 65 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा अगर पुतिन की मुट्ठी में बंद हो जाए तो बेलारूस और कलिनिनग्राद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे लिथुआनिया और पोलैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन मसला केवल लिथुआनिया का नहीं है। लिथुआनिया के उत्तर में लातविया और लातविया के उत्तर में एस्टोनिया, ये तीनों देश नेटो के बाकी देशों से पूरी तरह कट जाएंगे। इन तीनों देशों की सीमाएं बाल्टिक सागर से लगती हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सुवाल्की गैप के पूर्व में बेलारूस से और पश्चिम में कलिनिनग्राद से रूस की सेना हमला कर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और माना जा रहा है कि रूस इस प्लान पर लंबे वक्त से काम भी कर रहा है। इसके लिए पिछले कुछ हफ्तों में तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है। पिछले हफ्ते बेलारूस ने ऐलान किया था कि रूस के 9000 सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं। हालांकि उस वक्त इसका मकसद केवल एक अभ्यास बताया गया था। दूसरी तरफ कलिनिनग्राद में भी रूस की तरफ से मिसाइलों की तैनाती बढ़ाए जाने की खबरें आई थी, लेकिन इन खबरों ने लिथुआनिया की टेंशन बढ़ा दी है। लिथुआनिया को लगने लगा है कि जंग दूर नहीं है, इसलिए वहां सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू की गई है। सरकार की अपील के बाद 8000 आम नागरिक लिथुआनिया की फौज में शामिल हुए। वहां के रिजर्व फौजियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। उधर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह से मिलने एसआईटी की टीम उनके घर पहुंची। एसआईटी ने उनसे जान से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की और बताया कि सिद्धू मूसेवाला केस में 3 आरोपियों को छोड़कर सभी गिरफ्त में आ चुके हैं। 3 अक्यूज ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर 25 नवंबर तक इंसाफ नहीं मिला तो एफआईआर वापस लेकर देश छोड़ देंगे। इस बीच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। न्यूजीलैंड के साथ खेली जाने वाली सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया और T20 सीरीज की कप्तानी हार्दिक पांड्या जबकि वनडे की शिखर धवन को सौंपी गई है। हालांकि बांग्लादेश के साथ होने वाली वनडे सीरीज की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे रविंद्र जडेजा की बांग्लादेश की सीरीज में वापसी होगी। उधर ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया कि पुतिन चाहे जितनी हुंकार भर लें, जमीनी हकीकत यह है कि उनकी सेना जेलेंस्की की फौज के सामने घुटने टेक चुकी है। ब्रिटेन ने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर कहा कि रूस की सेना यूक्रेन पर अब हमले नहीं कर रही, बल्कि खुद को किसी भी तरह यूक्रेन के हमलों से बचाने में लगी है। यानी पुतिन चाहे लाख बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे दें, लेकिन मैदान जंग में उनकी सेना फिसड्डी साबित हो चुकी है। ब्रिटेन का कहना है कि एक तो रूसी सेना की यूनिटों में सैनिकों की कमी है और जितने सैनिक उनके पास है भी उनके पास भी कुछ खास ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए रूस की सेना ने ज्यादातर फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ना ही बंद कर दिया। बल्कि दावा तो यहां तक है कि अब इतनी देर हो चुकी है कि पुतिन अपनी सेना में जान फूंकने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, अब उसका सिर उठा पाना नामुमकिन ही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना उत्तर और दक्षिण उन दोनों दिशाओं में रूस को बुरी तरह खदेड़ रही है जहां उसका पलड़ा भारी था। लेकिन यूक्रेन ने ऐसे ऐसे दांव खेले कि जंग की बाजी ही पलट गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब इतना बौखला गया है कि वो पूर्व में बसे लुहांस्क प्रांत में ब्रिज ही उड़ाया जा रहा है। वो बारूदी सुरंगें भी बिछाने में लगा है ताकि यूक्रेन की सेना आगे ही न बढ़ पाए। दावा है कि खैरसोन में तो रूस का बहुत ही बुरा हाल है। खबर है कि रूस वहां से अब अपनी तोपें हटा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के भी परखचे उड़ गए। बताया गया कि ये सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए पंढरपुर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, देखिए पूरी घटना जो है वो शाम 7:30 बजे की है, जब पंढरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 13 लोगों को टक्कर मार दी है और इस पूरे दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी मेडिकल जाँच की जा रही है कि क्या वो शराब के नशे में था या फिर जो गाड़ी में कुछ खराबी थी, ये जाँच पुलिस कर रही है। किशोर, शुक्रिया विवेक आपका। इस बीच रूस अपने शक्तिशाली बॉमर पाकदा के ताकतवर इंजन की टेस्टिंग करने वाला है। रूस अपने इस बॉमर के हर हिस्से की टेस्टिंग खुफिया तरीके से कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि पाकदा के बारे में दुनिया ज्यादा जाने और उसके दुश्मन उसकी तोड़ निकाल लें। लेकिन पाकदा के बारे में खबरें बाहर आ ही जाती हैं और इस बार पता चला है रूस के शक्तिशाली बॉमर पाकदा के इंजन के बारे में। खबर है कि रूस इस साल के अंत तक पाकदा के इंजन की टेस्टिंग शुरू कर देगा। रूस में बना यह इंजन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में लगने वाला इंजन है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि बहुत कम आवाज आए। मतलब स्टेल्थ तकनीक से लैस पाकदा में ऐसा इंजन लगा होगा जिससे आवाज ही नहीं आएगी, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि रूस का बॉमर कब आया और बम बरसाकर चला गया। यूक्रेन जंग के बीच रूस अपने इस नए बॉमर पर तेजी से काम कर रहा है
और लगातार इसके इंजन और बाकी हिस्सों की टेस्टिंग कर रहा है। दावा किया गया कि यह रूस का पहला प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जो इतना खतरनाक होगा कि अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। इस बॉम्बर से परमाणु हथियारों सहित कई तरह के ड्रोन भी दागे जा सकते हैं। रूस को उम्मीद है कि 2023 तक इसके सभी कलपुर्जों की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, जिसके बाद इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी इंजन टेस्ट होते ही समझो पाकदाद से जुड़ा आधा काम पूरा। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। वहां निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, लिहाजा जैसे ही पुलिस को खबर मिली वहां छापा मारकर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ आरोपी भाग निकले। मेढक ये फरार चल रहा है, इसके पास से अवैध शस्त्र बरामद किए गए थे। आरोप है कि 3 साल से इस फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था। उधर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 3 साल के लंबे समय बाद भारत लौट रही हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने अपने बोर्डिंग पास की एक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद उनके चाहने वाले भी खुश दिखे। प्रियंका चोपड़ा कोरोना महामारी के बाद पहली बार भारत लौट रही हैं। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की अब जंग में यूक्रेन की मदद के लिए बारख्ताश TB2 ड्रोन नहीं देगा। जंग शुरू होने के बाद से ही तुर्की के इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और रूसी सेना के बड़े बड़े काफिलों को तिनके की तरह उड़ा दिया। यूक्रेन ने कई बार यह दावा किया कि तुर्की का यह ड्रोन रूस की सेना का काल बन गया है, क्योंकि बारख्ताश TB2 ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से कई मोर्चों पर पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब खबर है कि तुर्की यूक्रेन को अपना ये घातक ड्रोन नहीं देगा। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की के एक मददगार ने जंग के बीच उनसे अपना हाथ छुड़ा लिया, अपने एक ऐसे हथियार की मदद रोक दी जिसने जंग में रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। रूस की मीडिया ने दावा किया कि तुर्की यूक्रेन पर बुरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन के एक बड़े अधिकारी ने तुर्की के ड्रोन की जमकर खिल्ली उड़ाई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। माना जा रहा है कि तुर्की के गुस्से की ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि तुर्की बारख्ताश TB2 ड्रोन को दुनिया का सबसे आधुनिक ड्रोन बताता है और कहा जा रहा है कि कोई उसकी हंसी उड़ाए ये तुर्की को बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही एक दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि रूस के हाथ तुर्की के इस ड्रोन का तोड़ लग गया है। रूस ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में उसने बड़ी संख्या में बारख्ताश TB2 ड्रोन मार गिराए। दावा किया गया कि रूस के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने बारख्ताश TB2 ड्रोन का जमकर शिकार किया, जबकि यूक्रेन को ड्रोन नहीं देने के फैसले के पीछे रूस और तुर्की के गैस और तेल पर बने गठजोड़ को भी एक वजह बताया जा रहा है। हालांकि रूसी मीडिया के दावे में अगर सच्चाई है तो जंग के बीच ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। इधर बिहार के अररिया में नेपाल बॉर्डर के पास SSB के जवानों और तस्करों के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि जवानों ने गेहूं से भरे ट्रक को नेपाल जाने से रोक दिया, जिससे भड़के तस्करों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि SSB के जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है कि तस्करों के हमले में एक जवान बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर खबर है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले आधुनिक फाइटर जेट से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन की वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के कई पायलटों का एक ग्रुप बनाया गया है जो आधुनिक लड़ाकू विमानों से हमले की ट्रेनिंग लेगा, ताकि रूस की सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा जमाया है वहां पर भीषण हमले कर उन्हें पीछे धकेला जा सके। खबर है कि जल्द ही ज़ेलेंस्की की वायुसेना को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से कई आधुनिक फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जिनमें F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट जंग की सूरत बदल सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन की वायुसेना अभी से पूरी तैयारी कर रही है, ताकि जैसे ही उसे ये मिले वो रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर पाए। इन लड़ाकू विमानों को मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। मतलब ये चंद सेकंड के अंदर कहर ढाने की क्षमता रखते हैं। इधर गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। गुजरात ATS और मोरबी की पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की और कई धाराओं में केस दर्ज कर ओरेवा कंपनी के 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। इसी कंपनी ने मोरबी में ब्रिज की मरम्मत की थी। इस बीच खबर है कि चीन के कई शहरों में लगाए गए सख्त लॉकडाउन ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। वहां हालात ऐसे बन गए कि अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना और दूसरी चीजें नहीं है। इसीलिए वो किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए चीन की सरकार ने जीरो कोविड नीति लागू कर रखी है, जिसकी कीमत वहां के लोगों को चुकानी पड़ रही है। उधर खबर है कि रूस से जंग लड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट चलाने में तकनीकी मदद करेगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए जिस नए पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें इससे जुड़े उपकरण भी शामिल हैं। यूक्रेन पहले से स्टारलिंक के सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन की फौज लगातार रूस को झटके दे रही है।
पिछले एक हफ्ते में स्टारलिंक के इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क को पुतिन सीधी चेतावनी दे चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन की मदद बंद नहीं की गई तो मस्क के सैटेलाइट तबाह कर दिए जाएंगे। लेकिन बाइडेन के नए ऐलान से साफ हो गया कि पुतिन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। केवल मस्क ही नहीं बल्कि अमेरिका की फौज भी यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट देने में जुट गई है। स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट चलाने के लिए खास तरह के उपकरण की जरूरत पड़ती है। इन्हें टर्मिनल कहा जाता है। यूक्रेन में स्टारलिंक के हजारों टर्मिनल पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका की फौज जो उपकरण भेजने वाली है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंटेना है। ये कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार हैं। इनकी मदद से यूक्रेन की फौज अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बना सकती है। इसीलिए पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका का यह फैसला हैरान करने वाला है। रूस की तरफ से पिछले हफ्ते स्टारलिंक समेत अमेरिका की कई कंपनियों को चेतावनी दी गई थी और यह कहा गया था कि वो यूक्रेन में चल रही जंग से दूरी बना लें। पुतिन के निशाने पर स्टारलिंक के अलावा अमेरिका की कुछ निजी सैटेलाइट कंपनियां भी हैं। ये वो कंपनियां हैं जो सैटेलाइट से खींची हुई तस्वीरें यूक्रेन की फौज तक पहुंचाती रही हैं। इनमें मैक्सार और प्लैनेट लैब्स नाम की कंपनियां शामिल हैं। यूक्रेन की फौज के ऐसे कई हमले रहे जिनमें रूस की फौज ने मामूली नुकसान की बात बताई, लेकिन इन कंपनियों ने तस्वीर जारी करके दावा किया कि रूस की फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि रूस की फौज की तैनाती किन जगहों पर है इसकी सटीक जानकारी भी तस्वीरों के जरिए यूक्रेन को पहुंचाई जाती रही है। यूक्रेन की फौज ने जंग की शुरुआत में ही रूस के कई बड़े अधिकारियों को निशाना बना लिया था। मॉस्को पर हुए हमले के पीछे भी स्टारलिंक के सैटेलाइट को ही वजह माना गया था। लेकिन अब पुतिन फैसला कर चुके हैं कि यूक्रेन को अंतरिक्ष से मिलने वाली मदद पर रोक लगाई जाएगी। इसीलिए इस मामले को वो संयुक्त राष्ट्र तक ले गए हैं, जहां उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष का इस्तेमाल जंग के लिए किया जा रहा है। साथ ही एंटी सैटेलाइट वेपन के इस्तेमाल की धमकी भी दोहराई और साफ कहा कि अगर अमेरिका ने जंग में अंतरिक्ष के रास्ते यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो रूस को आत्मरक्षा करनी ही पड़ेगी। ये भी कहा कि एंटी सैटेलाइट वेपन के इस्तेमाल के अलावा रूस के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को इस तरह के हथियार से निशाना बनाया गया हो। लेकिन अगर रूस ने इसकी शुरुआत कर दी तो दुनिया पर स्पेस वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। रूस का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को स्पेस का इस्तेमाल नागरिकों की भलाई के लिए करना चाहिए, लेकिन जंग के लिए अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करना स्पेस को जंग में शामिल करना होगा। भारत, चीन, अमेरिका और रूस के पास एंटी सैटेलाइट वेपन की तकनीक है। ये चारों देश स्पेस में मौजूद सैटेलाइट को अपने इस खास वेपन से निशाना बनाकर नष्ट कर सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छठ पूजा के दौरान 4 लड़के सरयू नदी में डूब गए। बताया गया कि पूजा के बाद चारों लड़के नदी में नहाने गए थे, लेकिन ज्यादा गहराई होने की वजह से लड़के डूबने लगे, जिसके बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 3 लड़कों को बाहर निकाल लिया, जबकि एक लड़का नदी में बह गया। 4-5 लड़के पानी के एक दूसरे डालने के लिए एक दूसरे के पास चले गए। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान नदी से मिट्टी निकाली गई, लेकिन गहराई वाली जगह पर बैरिकेडिंग नहीं की गई। उधर फिलीपींस में आए तूफान में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग लापता हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया और हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। जानकारी के मुताबिक तूफान के दौरान लोग जान बचाने के लिए गलत दिशा में भागने लगे और दलदल में फंस गए। इसी वजह से कई लोग लापता हो गए। इस बीच ईरान में चल रहा गृह युद्ध अब एक नए दौर में पहुंचने की खबर है। प्रदर्शनों को काबू करने का काम पूरी तरह वहां की सेना को दिया गया है, लेकिन हिजाब की लड़ाई में वहां की जनता के दिल में फौज का भी डर नहीं दिख रहा। इसीलिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की चेतावनी के बावजूद धरने और प्रदर्शन बंद नहीं हुए। ईरान की सेना ने चेतावनी दी थी कि शनिवार के बाद किसी भी तरह के प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये भी कहा गया था कि अगर लोग नहीं माने तो सख्ती से निपटा जाएगा। सेना की सख्ती का मतलब साफ है कि जवाब गोलियों से दिया जाएगा। लेकिन ईरान में हिजाब के लिए क्रांति करने वालों के दिल में अब गोलियों का भी खौफ नहीं बचा। धमकी के बावजूद हिजाब विरोधी आंदोलन जरा भी कम नहीं हुए। तकरीबन 6 हफ्तों से ईरान हिजाब की आग में जल रहा है। महसा अमीनी की हत्या से शुरू हुआ आंदोलन पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले चुका है। आंदोलनकारियों पर पुलिस के एक्शन में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। उधर मध्य प्रदेश के गुना में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में मकान गिराने की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर के जरिए प्रशासन ने 2 आरोपियों के घरों को गिराया, जबकि तीसरे आरोपी का घर संकरी गली में होने की वजह से बुलडोजर वहां तक पहुंच नहीं पाया, तो प्रशासन ने ड्रिल मशीन की मदद से घर को तोड़ दिया। अवैध निर्माण का नोटिस देने के बाद प्रशासन ने तीनों आरोपियों के घरों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। इस बीच यूक्रेन की सेना के प्रमुख ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बहुत बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक पुतिन के 3 बॉडी डबल हैं। यही नहीं, उन्होंने पुतिन के जिंदा होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। पश्चिमी मीडिया लगातार पुतिन की खराब सेहत का दावा करता रहा है, लेकिन अब तो यूक्रेन की सेना के प्रमुख ने पुतिन के वजूद को ही नकार दिया।
उनके मुताबिक जंग में जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं वो पुतिन नहीं बल्कि उनके हमशक्ल ले रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन अपना इलाज करवा रहे हैं और उनके तीनों बॉडी डबल जंग में अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह परमाणु युद्ध की धमकी दी गई, कहा जा रहा है कि ऐसा पुतिन नहीं कर सकते। दावा है कि उनके हमशक्लों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि वो बिल्कुल पुतिन की तरह ही दिख सकें। इधर राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम के 2 अधिकारी आपस में भिड़ गए। बताया गया कि दोनों के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक अधिकारी ने दूसरे की पिटाई कर दी। सामने आए वीडियो में वो दूसरे अधिकारी पर थप्पड़ों की बरसात करते नजर आए। यही नहीं, आरोप है कि वहां मौजूद उनके समर्थकों ने भी अधिकारी की पिटाई की, जबकि वहां खड़ा एक पुलिस वाला झगड़े का वीडियो बनाता रहा। हालांकि दूसरे लोगों ने किसी तरह से झगड़े को शांत करवाया। उधर अमेरिका ने अपने बेहद ताकतवर F-15 ईगल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक और घातक बनाने के लिए उसके पॉड में लेजर हथियार ही फिट कर दिया। पॉड किसी हवाई जहाज में अटैच किया गया एक लंबा और पतला कंटेनर होता है जिसमें हथियार और इंजन वगैरह रखे जाते हैं, लेकिन लेजर एनर्जी जैसे बड़े हथियार को विमान के पॉड में फिट करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी वायुसेना ने इसकी तस्वीर भी जारी की, जो कि चीन और रूस जैसे अमेरिका के दुश्मनों के माथे पर पसीना ला सकता है। यह ऐसा हथियार है जो लेजर एनर्जी को किसी बम की तरह इस्तेमाल करेगा। अमेरिका की सेना का शील्ड नाम का एक प्रोग्राम है जिसके तहत उसकी वायुसेना भविष्य की जंग के लिए लेजर हथियार बना रही है। यह ऐसा लेजर हथियार होगा जो कि अमेरिका की तरफ आती एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को मार गिराएगा। अमेरिका का ताजा हथियार उसी के तहत बनाया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर एक हाई लेवल मीटिंग की। एक दिन पहले मोरबी में पुल टूटने से 134 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री ने इसी मामले पर हाई लेवल मीटिंग की जिसमें उन्होंने राहत और बचाव के काम से जुड़ा ब्यौरा मांगा। प्रधानमंत्री ने मीटिंग गांधीनगर में की जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और दूसरे कई अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने राहत और बचाव के काम से जुड़ी हर अपडेट प्रधानमंत्री को दी। उसके इरादे साफ थे, उसकी उठान साफ। उसके इरादे साफ थे, उसकी उठान साफ। बेशक उसे न मिल सका ये आसमान साफ। 100 बात की एक बात कही द्विज ने, उसका कसूर इतना ही था, वो था चश्मदीद।